वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले ग्लोबल स्पिरिट के बारे में। बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है, काफ़ी शानदार ग्रोथ है और बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम हो रहा है। इस वीडियो में हम करेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस, इसके बिजनेस को समझेंगे, वैल्यूएशंस पे जाएंगे, फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे, पीयर कंपैरिजन से मैच करेंगे। उसके अलावा हम टेक्निकल चार्ट्स पढ़ के आपको एंड में बताएंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या आखिर में अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत से लोगों ने यहाँ पे 300 रुपये से होल्ड कर रखा है और अभी लगभग ये भाव 500-550 के लगभग आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। क्या ऐसा है कंपनी में कि यहाँ पे ये तेज़ी दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ों पर अपन बात करेंगे और ये सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सभी तरह की स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड के बारे में बता देता हूं। अगर आप ना शेयर मार्केट में नए हैं और आपको न्यूज़ को देखने में और ट्रैक करने में प्रॉब्लम होती है तो ये हमारा बीट द स्ट्रीट का ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है। यहाँ पे सभी तरह की खबरें एक साथ एक जगह आ जाती है, भले वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हो, कॉन कॉल हो या फिर किसी भी तरह का मैनेजमेंट का गाइडेंस हो। सारी चीज़ें, क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह वगैरह जो भी आपको चाहिए ना, लगभग सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। और ये सारे यहाँ पे ना बड़े बड़े न्यूज़ से हम लोग है ना सोर्स करके डाल देते हैं, तो ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमें किसी भी तरह की स्टॉक रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल स्पिरिट के बिजनेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी को पहले बिजनेस को समझने में। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे, फिर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। देखो, ग्लोबल स्पिरिट, यहाँ पे जो ग्लोबल स्पिरिट है वो क्या करती है, बेसिकली अल्कोहल बनाती है। ठीक है, अल्कोहल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल लगता है अपना राइस लगता है। ठीक है, तो राइस से यहाँ पे बेसिकली बनता है और यहाँ पे फिर उससे डिस्टिलेशन किया जाता है, मतलब उसको थोड़ा है ना प्योरिफिकेशन किया जाता है। फिर ईएनए और इथेनॉल बनता है। ईएनए बेसिकली इनका बाय प्रोडक्ट होता है और इथेनॉल भी एक बाय प्रोडक्ट होता है। ये या तो क्या करती है, बेवरेज कंपनीज और फूड कंपनीज को बेचा जाता है और फिर यहाँ पे है ना कुछ लोगों के लिए ये लोग बॉटलिंग का काम करते हैं और खुद इनके ये कुछ है ना खुद के ब्रांड है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो, कंज्यूमर बिजनेस तो इनका खुद का ब्रांड है जहाँ पे खुद अपने लिए दारू बनाते हैं। और ईएनए इथेनॉल क्या हो गया, ये बाय प्रोडक्ट होता है। ये या तो बेवरेज कंपनीज को बेचा जाता है, यानी कोको कोला या फिर अगर आप देखोगे ना इस तरह की कंपनियों को बेचा जाता है। और फ्यूल कंपनीज को इसलिए बेचा जाता है क्योंकि ये जो इथेनॉल होता है वो पेट्रोल में यहाँ पे काम आता है, पेट्रोल के साथ मिक्स करके है ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेचती है। और प्रीमियम सेगमेंट यानी जो बाहर की कंपनीज होती है और इंडिया की जो बड़ी दारू की कंपनियां हैं उसमें यहाँ पे ये लोग उनके लिए बॉटलिंग का काम करते हैं, मतलब बॉटल में भरने का काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर थोड़ा बिजनेस को और समझे, यहाँ पे 43% रेवेन्यू यहाँ पे इससे आता है इनका, और वहीं पे वैल्यू सेगमेंट 42% और प्रीमियम सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे 0.5% है। बट ये वाला जो सेगमेंट है ना बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस है। और ये जो कंपनी का काम होता है ये यूनिबेव के साथ होता है, मतलब यूनिबेव के थ्रू किया जाता है, तो इनकी कंपनी की एक सब्सिडरी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बल्क स्पिरिट्स बनाती है, मतलब बल्क में दारू वगैरह बनाती है, फ्रेंचाइज बॉटलिंग करती है और बाय प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। इनका एक और बाय प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली है ना वो जो कि मैं बताऊँ एनिमल फूड के लिए काम भी आता है। ठीक है, तो वो इनके एक बाय प्रोडक्ट है। तो बल्क स्पिरिट्स का इनका सबसे ज़्यादा काम है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बार अपन है ना सबसे पहले Q4 रिजल्ट्स के बात कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कुछ बड़ी हाईलाइट्स दे देते हैं, फिर अपन बिजनेस को और ढंग से समझ लेंगे। देखो, यहाँ पे क्या क्या हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू 66% से बढ़ा है Q4 के अंदर। इसमें इबिटा और ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, यानी 142% से बढ़ा है। और पैट यहाँ पे 162% से बढ़ा है। कैश प्रॉफिट 112% से बढ़ा है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, एक तो पहली बात तो ये YoY बेसिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इबिटा यहाँ पे रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब इबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ होगा। और अगर आप देखोगे कंपनी का मार्जिन 10% से बढ़ा है, इबिटा मार्जिन में 10% की ग्रोथ Q4 के अंदर आई है, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल है। ठीक है, अच्छी कंपनी यहाँ पे है ना 5-5% के सर्किट मारती है, जब यहाँ पे है ना 2-3% के उनके इबिटा मार्जिन बढ़ जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी के लिए। ठीक है, वहीं पे पैट मार्जिन भी बढ़ा है, मतलब पैट मार्जिन के अंदर भी एक्सपेंशन देखने को मिला है, और कैश प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है। ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी 32% से रेवेन्यू बढ़ता है। इसमें एक मेजर फैक्टर था कि जो एक क्वार्टर था और अभी वाले जो Q4 है उसमें ना थोड़ी मतलब आने वाला Q1 और पिछले वाला Q1 में इनकी दारू कम बिकी थी। बाकी इबिटा मार्जिन 103% है, पैट यहाँ पे 183% है और 107% से ये हो रहा है। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी ने अपनी फाइनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे कम की है लगभग 18% से। और उसके बाद अगर अपन बात करें, इनका जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो यहाँ पे इसलिए बढ़ा है, मार्जिन इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी का कंज्यूमर बिजनेस ज़्यादा हो गया है। इस बार जो कंज्यूमर बिजनेस का शेयर है वो लगभग 43% है, जो कि पिछले साल के अगर अपन कंपेरिजन में देखेंगे तो 35% था। अच्छा, कंज्यूमर बिजनेस से बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, अगर
अपन एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो यहाँ पे पैसा कम देता है, बट एक छोटे आदमी को बेचते हैं तो पैसा ज़्यादा होता है। तो इसलिए कंज्यूमर बिजनेस हाई मार्जिन बिजनेस है, और यहाँ पे जो दूसरा वाला बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो थोड़ा लो मार्जिन बिजनेस है, बट उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। कंज्यूमर बिजनेस में यहाँ पे वॉल्यूम लो होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये वैल्यू सेगमेंट है, इसकी यहाँ पे जो रियलाइजेशन है 12.34 मिलियन लगभग इनने है ना बॉटल्स बेची है, और इस पर जो रियलाइजेशन होता है 427 रुपीज़ पर बॉटल के करीब होता है। और वहीं पे वैल्यू सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो 27% से बढ़ा है, और इनका ये मेजर पार्ट है। कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, फिर कुछ एक्सपेंशन चल रहा है। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इनका जो है कोविड-19 के कारण प्रॉब्लम हो गई थी, बट ये सितंबर 2021 तक यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाएगा। अभी अगर आप देखोगे 140 KL पर जो KLPD का ये कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे इसके लिए जो कंपनी खर्चा कर रही है 1100 मिलियन रुपीज़ का कर रही है, और टोटल कैपेसिटी अब 280 KLPD हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे इनके कुछ और प्लांट है जो बेसिकली राजस्थान में, हरियाणा में है, और यहाँ पे कुछ एक और प्लांट है एक और स्टेट में है, शायद आई थिंक वो MP में है। तो कहीं पे ये प्लांट है, और इन्होंने अपने ना थोड़े टाइम पहले दिल्ली के बाजार से एग्जिट कर लिया था। उसके बाद कंपनी ने ना मर्जर किया है। मर्जर में मैं आपको बता दूं, ये यूनिबेव इनकी सब्सिडरी है, जिससे ना प्रीमियम सेगमेंट वाला काम होता है, बट इसका रेवेन्यू बहुत कम है, बट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये मर्जर वर्जर होने से कुछ भी नहीं होगा, कंपनी की ओवरऑल यहाँ पे बेसिकली है ना स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें थोड़े बहुत है ना शेयर एक्सचेंज रेशो है, बट अपन को इतना यहाँ पे ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि ये कंपनी अपने लिए काम की नहीं है, ठीक है। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ मर्जर होगा जो कंपनी के लिए फायदेमंद है। अच्छा, अगर अपन देखें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो क्वार्टरली मिक्स, अगर अपन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 56% हो गया है, और पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो 65% हुआ करता था, ठीक है। वैसे ये वाला जो बिजनेस है 44% हो गया है जो कंज्यूमर बिजनेस है। ओवरऑल भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे 42% अब बिजनेस आने लग गया है, जो कि यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी के अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैंने बताया आपको, बल्क अल्कोहल बनाते हैं, फ्रेंचाइज बॉटलिंग, हैंड सैनिटाइजर्स भी बनाते हैं लोग, है ना, और कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंज्यूमर बिजनेस में अगर अपन देखेंगे वैल्यू वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये वॉल्यूम का है, ये है ना यहाँ पे वॉल्यूम्स है, और ये इनका रेवेन्यू है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। उसी के अलावा अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छी रही है। वैल्यू सेगमेंट बहुत ज़्यादा ना इनका हाई वॉल्यूम बिजनेस है। उसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट वैल्यू जो रियलाइजेशन है 419 रुपीज़ हुआ है, जो पिछली बार 373 था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर मैन्युफैक्चरिंग में अभी इनका जो 160 मिलियन बल्क लीटर्स पर एनम का कैपेसिटी है, उसके अंदर भी यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी है रेवेन्यू की भी, बट यहाँ पे ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की जो यहाँ पे ग्रोथ है वो थोड़ी ख़राब रही है। उसके अलावा कंपनी का यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी 88% है, जो अगर अपन देखेंगे पहले 88% था, अब 94% हो गया है, तो वो यहाँ पे बेटर रहा है। अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हायर होने से यहाँ पे कंपनी की कॉस्ट यहाँ पे थोड़ी कंट्रोल में आती है। और यहाँ पे जो अपन रियलाइजेशन देखेंगे ना, पर लीटर जो कंपनी कमाती है वो 54 रुपये पर लीटर कमाती है, वो भी पिछली बार से बढ़ गया है। और यहाँ पे मेनली यहाँ पे लॉकडाउन के कारण इनका है ना पूरे साल का यहाँ पे रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, ये जो मैंने बोला था ना क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे कंपनी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन ने देखा बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट सब ग्रोथ थी। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू 13% से बढ़ता है, उसके अलावा EBITDA 30% से बढ़ता है। यहाँ पे अगर अपन देखें पैट यहाँ पे 32% से बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो अपन डबल डिजिट की ग्रोथ है, बट स्टिल यहाँ पे ग्रोथ है। अच्छा, आने वाले आउटलुक में अपन क्या देखेंगे, आउटलुक में क्या होगा, Q1 में थोड़े रिजल्ट खराब रहेंगे, और ऑब्वियसली क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा खराब रहेंगे, बट उसे YoY बेसिस पे अपन कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छे भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले भी क्वार्टर में अपने ना पिछले साल भी अपने लॉकडाउन लग गया था, इस साल भी अभी लॉकडाउन रहा था, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे लिकर सेल्स पे इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी पूरे साल के लिए अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी डबल डिजिट कंपनी ने ग्रोथ पुट ऑन करी है, बट EBITDA की ग्रोथ बहुत ही काबिल तारीफ है, और यहाँ पे पैट के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ पुट ऑन करी है, और ये सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, की रेशोज अगर अपन देखेंगे, EBITDA मार्जिन अब पूरे साल के लिए देखते हैं क्योंकि साल वाल सब गुजर चुका है। यहाँ पे EBITDA मार्जिन अगर आप देखोगे 21% का है, और वहीं पे पैट वगैरह का जो मार्जिन है 11.4% है, जो पिछली बार से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे Q4 में जो मार्जिन थे ना वो अभी पूरे साल के लिए भी अच्छे थे। तो मतलब Q4 मैं बोल रहा हूँ ना वो बहुत एक्सेप्शनल था। उसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट वगैरह कम हुई है, डेप्रिसिएशन वगैरह कम हुआ है, और ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है।
तो ये काम हुआ था। उसके बाद अपन बैलेंस शीट में देखें, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो नेटवर्थ यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, लगभग 585 करोड़ की इनकी नेटवर्थ हो गई है। इसको अपन मार्केट कैप से डिवाइड कर देंगे ना, तो मतलब मार्केट कैप डिवाइड बाय नेटवर्थ करेंगे तो अपने को प्राइस टू बुक रेशो आ जाएगा। फिर यहाँ पे एल टी बोरिंग्स जो है वो कंपनी की कम हुई है। उसके अलावा अपन देखिए एस टी बोरिंग्स भी यहाँ पे कंपनी की अगर आप देखते हो तो ये थोड़ी बढ़ गई है। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी की ठीक ठाक चीज़ है। फिक्स्ड एसेट्स में अगर अपन देखें तो यहाँ पे कंपनी ने लगभग है ना फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ी है, बट यहाँ पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में अगर अपन ध्यान दें तो 581 मिलियन है, और वहीं पे अगर इनकी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो 1000 मिलियन है। तो लगभग कंपनी के पास आधा तो अपना कैश पड़ा ही है, और एटलीस्ट अपनी है ना शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को तो कंपनी कवर कर सकती है। तो बेसिकली जो है ना अपन करंट रेशो निकालते हैं वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा कंपनी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे बल्क स्पिरिट, बॉटलिंग और बाय प्रोडक्ट का काम होता है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है यहाँ पे जो बल्क वाला होता है उसके अंदर ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। IMFL मतलब होता है इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर्स के लिए काम करती है। इनकी जो प्रेजेंस है हरियाणा, राजस्थान, बिहार और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वो चौथी जगह ये थी। और एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बेसिकली ना ग्रेन से निकाल के है ना कुछ न्यूट्रल एल्कोहल दिया जाता है, एक तरीके का है ना लिक्विड होता है जो कंपनी बेचती है। तो ये सारी चीज़ें ENA का जो रेवेन्यू मिक्स है अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा है, ENA से सबसे ज़्यादा कमाया जाता है ना। 53% ENA का रेवेन्यू है, और इसकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन के डेटा भी दे रखे हैं जो ठीक ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे साल में अगर आप ग्रोथ देखते हो तो एक है ना बहुत ही सिंपल ज़्यादा ग्रोथ है। फ्रेंचाइजी बॉटलिंग यहाँ पे ABD और USL डियागो यानी जो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड है उनके साथ काफ़ी अच्छा इनका 20 ईयर का वो है। उसमें भी ये कंपनी यहाँ पे वो IMFL के साथ, मतलब IMFL यानी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर के साथ काम करती है और बॉटलिंग का काम करती है। उसके अलावा इनकी जो फ्रेंचाइजी बॉटलिंग प्लांट्स है जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डियागो के हैं और यहाँ पे ABD के हैं। तो ये सारी चीज़ें ये है ना, ये ऑफिसर चॉइस वगैरह आप में से बहुत लोग पीते भी होंगे, एंटीकिटी वगैरह जो ये होती है ना, ये सब है ना इनका बॉटलिंग प्लांट होता है। तो ये बॉटल्स में ये डालते हैं, और ये बॉटलिंग फ़ी कितनी लेते हैं वो आपको यहाँ पे दे रखा है, लगभग 63 रुपीज़ पर केस यहाँ पे ये लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा कंपनी के यहाँ पे जो मैंने बताया बाय प्रोडक्ट है, एक एनिमल फीड सप्लीमेंट है जो यहाँ पे काम आता है एनिमल के फूड्स के अंदर। उसके अलावा CO2 होता है, जो CO2 यहाँ पे कंपनी है ना इधर उधर सप्लाई करती है, बेसिकली अदर जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर सप्लाई करती है, जो कि मोस्टली केमिकल्स और वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका जो बाय प्रोडक्ट वाला बिजनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब है ना 10-11% यहाँ पे रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट वाले बिजनेस से आता है। उसके अलावा मेन कंज्यूमर बिजनेस है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है IMIL के अंदर। अगर आप देखोगे इनकी ये सारे एग्जिस्टिंग ब्रांड पोर्टफोलियो हैं जो कि ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे वैल्यू सेल्स और वैल्यू सेगमेंट की है। फिर वहीं पे अगर कंपनी R&D पे भी बहुत ज़्यादा काम करती है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने गोल्डी वगैरह तरह तरह की चीज़ें भी बनाई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा इनका जो प्रीमियम ब्रांड है जो केवल अभी तक 0.5% ही रेवेन्यू जनरेट करता है, उसमें से ये कुछ चीज़ें हैं, और लगभग ये 3 ही ब्रांड है, और ये यूनिबेव सब्सिडरी के साथ होता है जिसका यहाँ पे मर्जर कर दिया जाएगा। और ये वाला जो बिज़नेस है ना बहुत ज़्यादा मतलब है ना वो है, और कंपनी अब इस प्रीमियम बिज़नेस को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाना चाहती है। तो अगर यहाँ पे की ट्रिगर्स क्या होंगे तो मैं आपको बोलूँगा की ट्रिगर्स क्या होते हैं। एक तो अपना जो फ्रेंचाइजी वाला काम है वो और बढ़ना चाहिए, और प्रीमियम वाला तो बिल्कुल बढ़ना ही बढ़ना चाहिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे सबसे ज़्यादा मार्जिन आता है, और ये यहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वो है, क्योंकि कंपनी के खुद के ब्रांड जब बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी फिनेंशियल्स के बारे में अपन ने देख लिया था, ये और थोड़ा एक्सटेंडेड फिनेंशियल्स है। की रेशोज़ भी अपन ने ऑलरेडी देख लिए, एनुअल बैलेंस शीट वगैरह देख लिया। अच्छा, नेट कैश फ्लो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैश फ्लोज भी ठीक ठीक रहे हैं, 1484 मिलियन के कैश फ्लोज रहे हैं। कंपनी ने अपनी फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे कम करी है, और वहीं पे उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हुई है। बाकी की फिनेंशियल रेशोज, ग्रॉस डेप्ट आप देखोगे तो लगभग है ना फ्लैट रही है, बट यहाँ पे जो नेट डेप्ट टू इक्विटी का रेशो है वो यहाँ पे कम हुआ है। रिटर्न रेशोज अगर आप देखोगे डबल डिजिट में अब आ गई है कंपनी। बाकी फिनेंस कॉस्ट वगैरह भी यहाँ पे ठीक ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे प्रमोटर का 56% स्टेक है, और यहाँ पे बाकी लोगों का भी स्टेक है, जो कि इसमें फॉरेन शेयर होल्डर्स भी हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मैं आपको बता दूँ, हम लोग ने हमारे टेलीग्राम चैनल में डाला था कि बहुत सारे इसमें है ना अभी यहाँ पे चल रहा है, कोई यहाँ पे बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, ठीक है। अभी कल एक फंड ने ना शायद बेचा भी था, और आज कोई नए फंड ने खरीद लिया है। तो हमेशा क्या ध्यान रखने की बात है कि कभी भी किसी कंपनी में किसी भी बड़े आदमी को यहाँ पे है ना कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो खरीदता है तो अच्छी बात है, बेचता है तो अच्छी बात है,
ठीक है, मतलब बेचता है तो ख़राब बात है और ख़रीदता है तो अच्छी बात है। बट यहाँ पे एक और चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अपने को कंपनी का बिजनेस कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, FII की जो होल्डिंग्स है वो कम हुई है और DII की होल्डिंग्स यहाँ पे अभी लगभग है ना वो भी कम हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब यहाँ पे अपन आते हैं थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस पे। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो इसका पी है वो बहुत कम है, 10 का पी है। मार्जिन इनके ठीक ठीक है। अगर आप देखोगे OPM इनका 24% है। करंट रेशो मैंने बताया था बहुत कम है। उसके अलावा प्राइस टू बुक रेशो भी 2.61 है। EV टू EBITDA रेशो ठीक ठीक है। अगर आप इसको रेडिको खैतान या फिर बाकी जो ये कंपनीज है जो इनकी पीयर्स में आती हैं उनसे कंपेयर करोगे, जैसे कि यहाँ पे अगर यूनाइटेड स्पिरिट से कंपेयर करें तो उसका जो पी है 125 का है, यूनाइटेड ब्रीवरीज का 315 है, रेडिको खैतान का अगर आप देखोगे 37 का है और GM ब्रीवरीज का यहाँ पे 14 और 15 का है। तो अगर आप छोटी कंपनी से कंपेयर करते हो रेडिको खैतान और ये तो बहुत बड़ी बड़ी है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि ये ना ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। बट यहाँ पे करंटली जो कंपनी में रैली आई है शेयर प्राइस के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक है ना मतलब एक वन साइड रैली है जिसको मैं अगर आपको बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी अगर आप सारे इंडिकेटर्स देखोगे ना तो यहाँ पे बाय साइड में दिख रहे हैं। अभी मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी कर लिया और ग्लोबल स्पिरिट के शेयर ने तो वापस सर्किट मार लिया है, ठीक है। बट आज सुबह बहुत ही है ना इसमें नीचे भी आया था, ये सब चीज़ें भी हुई थी। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस तो सारे क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। सर्किट मारता है मतलब रेजिस्टेंस क्रॉस कर ही चुका है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है नहीं। सपोर्ट को आप मान लो रेजिस्टेंस 425 जो है ना वो रेजिस्टेंस था ना वो अब सपोर्ट बन गया है, ठीक है। थोड़े बहुत चार्ट्स देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो अभी अगर आप देखोगे ना ये जो मूवमेंट है ये बहुत खतरनाक है। ये बोलते हैं इसको क्लियर ब्रेकआउट है ये, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है, प्राइस में भी ग्रोथ है और जो कैंडल्स बन रही है वो कितनी लंबी लंबी बन रही है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे ना इम्पैक्ट करती है। अगर अपन एक महीने का देखेंगे तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लेवल थे ना, ये जो 300 रुपये वाले लेवल थे ये बहुत टाइम तक उस पर चला है और अब एकदम से यहाँ पे ऊपर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे अब अपने को क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो प्रॉफिट बिल्कुल बुक करना बनता है। हर यहाँ पे हाई पे अपने को प्रॉफिट बुक करना है और अगर लो भी आता है तो एक बार यहाँ पे एग्जिट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 5 दिन का भी अगर अपन चार्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अभी एक अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है। बट अगर आज आप देखोगे तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। बीच में यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ आई थी बट अभी यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ खास इतनी वॉल्यूम्स आ नहीं रही है, ठीक है। बट ये केवल अभी सर्किट चल रहा है। अब कल सर्किट मारने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए थी जो आज है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना चाहिए, बहुत यहाँ पे ना एक बार तो वेट करना चाहिए नई पोजीशन बनाने के लिए। और जिन लोगों ने खरीद रखा है वो यहाँ पे थोड़ा वेट करें, मतलब अभी है ना इसको स्टैगर्ड बाइंग मैनर में इसको बेचते रहे। मैं क्या बताऊँगा, 650 रुपये एक टारगेट रखो, वहाँ पे एक बार अपन थोड़ी बहुत पोजीशन काटेंगे, फिर यहाँ पे उसको देखते हैं। यहाँ पे चार्ट वगैरह पे देखेंगे कि क्या होना चाहिए। अगर वॉल्यूम वगैरह में वापस ग्रोथ आती है तो इसको यहाँ पे और अपन ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी एक अच्छी खासी है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें ना एक तेज़ी आ चुकी है, लगभग है ना ये डबल होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होने की बिल्कुल ज़रूरत है। और यहाँ पे किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है तो वो यहाँ पे मतलब प्रॉफिट कमा लिया है तो बुक कर ले, क्योंकि Q1 थोड़ा ख़राब रहेगा, वो सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे एक और जो चीज़ है मेरे को जो लग रहा है कि यहाँ पे एक जो ये सर्किट लग रहे हैं इसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे है ना बेयरिश जोन भी बनेगा। अगर आज आप देखोगे तो एक बार कंपनी है ना बहुत नीचे का यहाँ पे कंपनी ने लो भी मारा था सुबह सुबह। अगर अपन बात करें जैसे 1 डे का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे जो आज कंपनी ने लो मारा था वो सीधा 540 का मारा था। तो यही अपना है ना अब से यहाँ पे एक वो रहेगा कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा 540 का और आगे अपने को ट्रेल करते जाना है, ठीक है। उसके अलावा नई पोजीशन किस भाव पे बना सकते हैं, नई पोजीशन के लिए मैं आपको बोलूँगा 425 और 450 वाले लेवल का बिल्कुल वेट करना चाहिए। बाकी मेरे टारगेट्स क्या हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर ये मोमेंटम बनता रहे, कल भी ऐसा ही रहता है, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में अपने को 750 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे कॉशियस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने को थोड़ी थोड़ी मैनर में यहाँ पे पोजीशन काट देनी चाहिए और यहाँ पे उसको देखना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो गया ना तो बुक कर लेना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वन साइड रैली आप सभी को पता है क्या हुआ है अडानी में, अभी आपने देखा होगा। तो वन साइड रैली को कैसे कंपनी है ना बैंड बजाती है मार्केट में, तो वो अपने को बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखो, आपने क्या है ना 650 आज अगर आप बेच दो 600 रुपये के भाव पे बेच दो और कल को यहाँ पे 700 रुपये चला भी गया तो यहाँ पे कुछ है ना प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपन ने तो प्रॉफिट में ही बेचा है ना, अपने को इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार प्रॉफिट हो गया ना तो बहुत है, ठीक है। और फिर एक बार स्टॉक को ठंडा होने दो, थोड़ा सेटल होने दो, ठीक है। मैं मानता हूँ इसके अभी भी अगर आज की तारीख में भी इसकी वैल्यूएशंस कम है तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है और यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ है वो अभी इतनी आ नहीं रही है। Q4 एक क्वार्टर था जो एक्सेप्शनल था, ठीक है। बट यहाँ पे अपने को Q1 में वापस प्रॉब्लम आएगी।
अपन इसको अभी 1-2 क्वार्टर और देखेंगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको बनाना है तो अपन 1-2 क्वार्टर यहाँ पे वेट करेंगे और थोड़ा बहुत इसमें सेटल होने देंगे स्टॉक को। अगर यहाँ पे यही रेंज रहती है, मतलब 500 के लगभग ये ट्रेड होता है, तो अपन यहाँ पे समझ जाएंगे कि भाई हाँ, ये अब यहाँ से इतना नीचे नहीं जाएगा। बट अभी आप एकदम है ना बहती गंगा में अगर आप पकड़ लोगे और ये साला वापस उल्टी गंगा बहने लग गई, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। उस टाइम आपको बहुत हिट होता है, ठीक है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म में अगर आप कभी इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा एक शांत स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। ज़्यादा भागा दौड़ी वाले जो स्टॉक होते हैं ना, उसमें एंट्री लेते हैं ना, तो उसमें वो केवल ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी मैंने मेरा टारगेट बता दिया, मेरी स्ट्रेटेजी बता दी है, और ये सारी चीज़ें कोई शायद आपसे शेयर भी नहीं करता होगा यूट्यूब पे, तो हम लोग करते हैं। तो सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ग्लोबल स्पिरिट का ये वीडियो सभी शेयर होल्डर्स के साथ, जिन जिनको भी आप जानते हैं, आपके दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट हम कौन से स्टॉक का एनालिसिस करें वो भी ज़रूर बताइएगा। और सभी न्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा।